चलिए शुरू करें। कल की क्लास में हमने शुरू किया था भाषा से संबंधित चीज़ों को, जिसमें मैंने बताया था कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा, उसके प्रकार, भाषा के स्वरूप, भाषा का विकास क्रम, साथ में बताई थी मैंने आपको लिपि। ठीक है, इसके बाद हमने शुरू किया था व्याकरण खंड, और हमने क्या जाना था कि व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा की नियमावली को क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंदर किसी भी भाषा को बोलना, समझना, लिखना जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा के प्रयोग करते समय हमारे शरीर के अंदर जो मुखाकृति है उसमें कुछ ऐसे अव्यय तत्व होते हैं जिसका प्रयोग जो है वो अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे अव्यय हैं जो चल अवस्था में होते हैं, जैसे कि हमारी जिह्वा, ये जिह्वा हरकत करती है। ठीक है, उसी प्रकार कुछ ऐसे होते हैं जो हरकत नहीं करते, जैसे कि ऊपर का दांत अपनी जगह में रहता है, ऊपर का होंठ अपनी जगह में रहता है, तालू के विभिन्न भाग हैं जो हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो नीचे का होंठ और हमारी जो तालू है वो पूरी तरह से जो है वो क्या होती है, जिह्वा क्या करती है, हरकत करती है। और इस तरह किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय मुख के अंदर की इंद्रियों एक दूसरे को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हमारी हिंदी में जो भी वर्ण अक्षर प्रयोग किए जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति से उसे प्रमाणित माना जाता है। और छत्तीसगढ़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, देवनागरी के वर्ण अक्षरों का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति से माना जाता है। तो आज के व्याकरण में शुरू करेंगे हम वर्ण विचार। तो वर्ण आखिर क्या होता है? वर्ण के अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी इसे रंग कहा जाता है, कभी इसे जाति कही जाती है। दूसरी बात, इस वर्ण के अंतर्गत हम इसे पाते हैं कि कभी इसे हम वर्ण कहते हैं, कभी जाति कहते हैं, कभी रंग कहते हैं, और कभी इसे इतने प्रकार से प्रयोग होता है कि इसकी एक संपूर्ण माला होती है जिसे वर्णमाला कही जाती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्वर हैं, ठीक है, और साथ ही जितने भी हमारे व्यंजन हैं हलंत वाले, उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी स्वर हैं और जितने भी हमारे हलंत वाले वर्ण हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। तो फिर वर्ण के साथ में हम सुनते हैं अक्षर। आखिर ये अक्षर क्या होते हैं? ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, जितने भी स्वर हैं और जितने भी व्यंजन हैं उन्हें ही केवल वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि स्वर और स्वर रहित पक्ष हमारे लिए क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक, लेकिन अगर इसी वर्ण के साथ में अगर स्वर आ जाता है और वर्ण पूरा हो जाता है तब इसे अक्षर कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि स्वर को और स्वर रहित पक्ष को वर्ण कहते हैं, और स्वर के साथ यानी कि स्वर सहित पक्ष को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि अक्षर है जो अविनाशी है, परम ब्रह्म को अक्षर कहा जाता है, जो स्थिर है उसे अक्षर कहा जाता है। आकाश को और श्वास नलिका से एक ही आघात में जिसका उच्चारण हो जाए उसे अक्षर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो वर्ण में और अक्षर में अंतर समझ में आया कि जितने भी स्वर हैं और जितने भी व्यंजन वाले वर्ण हैं केवल उन्हें ही वर्ण कहा जाता है, लेकिन स्वर के साथ में जिनका प्रयोग होता है उसे अक्षर कहा जाता है। तो इनकी एक संपूर्ण माला होती है, जहाँ एक निश्चित क्रम में इन्हें ढाला जाता है तो उसे कही जाती है वर्णमाला। देवनागरी का वर्ण अक्षर में से अगर देखा जाए तो हिंदी में हम 52 वर्ण अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, मानक वर्तनी के अनुसार हिंदी में मलनों की संख्या मूल वर्ण 46 मानी जाती है। किसमें? मानक हिंदी के अनुसार। ध्यान से समझिएगा, मानक हिंदी के अनुसार 46 प्रकार के मूल वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 11 स्वर होते हैं
और 35 आपका व्यंजन होता है। किसके अनुसार? मानक वर्तनी के अनुसार। लेकिन हम किसका प्रयोग करते हैं? देवनागरी का। तो देवनागरी के 52 वर्ण के इस्तेमाल हिंदी भाषा में किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इन्हीं संपूर्ण वर्णमाला में तो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहा जाता है, जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा का मौखिक उच्चारण करता है तो श्रोता के कानों तक जो पहुंचता है उसे कही जाती है ध्वनि। वक्ता जब अपने विचार को प्रस्तुत कर रहा हो तो श्रोता के कानों तक जो आवाज पहुंचता है उसे ध्वनि कही जाती है। इसी ध्वनि को एक निश्चित आकार दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान होने लगती है। तब उसी ध्वनि को, एक सांकेतिक लिखित चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। किसी भी भाषा के मौखिक उच्चारण में सुनाई देती है ध्वनि आड़ा, तिरछा, खड़ा और वक्र आकार देकर जब उसे स्थिरता प्रदान कर दी जाती है, जिससे उसके सांकेतिक चिन्ह से उसकी पहचान होती है, तब उसे वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो मौखिक उच्चारण में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई ध्वनि होती है। उच्चारण के अनुसार मौखिक उच्चारण में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई ध्वनि होती है, लेकिन लेखन में भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई वर्ण को कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी लघु इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। यदि हम अ, इ, उ कहें या क, ख, ग कहें तो इसे खंड में बांटा नहीं जा सकता है। तो ऐसे वर्ण जो स्वर हैं और स्वर के बगैर व्यंजन हैं, उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। तो लिपि के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समूह को मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो वर्ण का एक निश्चित क्रम और समूह होता है जो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार निर्धारित है। इसलिए वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी लघु इकाई है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता है। मौखिक उच्चारण में ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, लेकिन लिखित प्रयोग में वर्ण को भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई कहा जाता है। इस वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं और इस वर्णमाला का जब प्रयोग किया जाता है तो मुख के अंदर की इंद्रियां हरकत में आती हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उच्चारण करता है। यहाँ हमारे पास व्यंजन दो प्रकार से है। आपके अंतः प्रयत्न के आधार पर है, ठीक है, और एक होता है हमारे लिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर। क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ व्यंजन अंतः प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर है। इसी सिचुएशन में हम स्वरों को भी लेकर चलते हैं। चाहे हम स्वर का उच्चारण करें या हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें, मुख के अंदर की इंद्रियां हरकत करती हैं। क्लियर हो गया? ये मुख जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे जिह्वा में हरकत देखने को मिलती है। तो जब किसी व्यंजन हो चाहे स्वर का उच्चारण किया जाए, वर्ण का उच्चारण करते समय पाया जाता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं मुख के अंदर जो हरकत करते, जैसे कि जीभ जो है आगे पीछे ऊपर नीचे हिलती डुलती है। ठीक है। नीचे का होठ भी आपके हिलते हैं, लेकिन ऊपर का होठ, ऊपर का दांत अपनी जगह में स्थिर अवस्था में होता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, कभी किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्रिका जो कंठ होते हैं उसमें झंकार उत्पन्न होती है, कभी कभी उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। स्वर तंत्रिकाएं पास आती हैं, हवा का उच्चारण होता है। इन सब के आधार पर वर्णमाला को बांटा गया है। क्लियर हो गया? ठीक। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता है। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर होते हैं पक्ष, जिसमें जिह्वा का प्रयोग, जिसे हम कहते हैं जिह्वा यानी कि जीभ कहते हैं, दांत का प्रयोग, मसूड़े का प्रयोग, तालू का प्रयोग, कंठ का प्रयोग, मूर्धा का प्रयोग विशेष तौर पर देखने को मिलता है। न केवल व्यंजन के उच्चारण में बल्कि स्वरों के उच्चारण में भी इन सभी अवयवों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ से हम जानेंगे कि हमारे लिए स्वर क्या होते हैं। तो देखने वाली बात है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो ये पाते हैं कि जितने भी वर्ण हैं इस वर्णमाला के दो भेद हैं।
ठीक है ना। वर्णमाला के दो भेद हैं। इस वर्णमाला को कितने हिस्से में बांटा गया है? मुख्य तौर पर आपके संस्कृत में दो हैं, स्वर और व्यंजन, लेकिन हिंदी भाषा में हम इसे 3 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन, और स्वर और मध्य, व्यंजन के मध्य की कड़ी अयोग वाह को कही जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो वर्णमाला के 3 हिस्से हैं, स्वर है, अयोगवाह है और व्यंजन है। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्वर को। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के कंठ से उच्चारित किया जाता है। स्वर स्वतंत्र वर्ण अक्षर होते हैं जो बगैर किसी बाधा या बगैर किसी परेशानी के कंठ से स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी बात, ये स्वर सबसे बड़े सहायक होते हैं किसी भी व्यंजन वर्ण अक्षर के पूरा करने के। स्वयं स्वरों को हम क्या नाम से पुकारते हैं? स्वरों को अच् कहा जाता है। ठीक है ना। जितने भी स्वर हैं उसे अच् कहा जाता है। इसलिए बचपन में आपने अजंत शब्द पढ़ा होगा, रामः रामौ रामा पढ़ा है ना। उसी प्रकार आपने पढ़ा होगा जैसे राधा राधिका, है ना। तो कहीं ना कहीं जितने भी स्वर होते हैं उसे हम अच् कहते हैं, और स्वर से अंत होने वाला है तो स्वरांत कहलाता है, और अच् से अंत होने वाला है तो अजंत शब्द कहलाता है। और इसलिए जब आप शब्द रूप पढ़ते थे तो अजंत शब्द स्त्रीलिंग, अजंत शब्द पुल्लिंग और अजंत शब्द नपुंसक लिंग को पढ़ा करते थे। ठीक है। तो जितने भी स्वर हैं उन स्वरों को अच् कहा जाता है। ठीक है। तो स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र वर्ण अक्षर होते हैं जो बगैर किसी बाधा या परेशानी के कंठ से उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात, ये स्वर सबसे बड़े सहायक होते हैं किसी भी व्यंजन को पूरा करने के, क्योंकि जब तक किसी व्यंजन में स्वर नहीं होगा तब तक व्यंजन का उच्चारण किया जाना संभव नहीं है। यदि हम क ख ग घ कहेंगे तो क्लियरिटी नजर नहीं आएगी। इसलिए न चाहते हुए भी व्यंजनों में आंशिक तौर पर स्वर जुड़ा हुआ पाया जाता है, इसलिए हम क ख ग घ का उच्चारण स्पष्ट तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जितने भी स्वर हैं उन स्वरों को हम वर्ण के नाम से पुकारते हैं, और कहने का मतलब कि इनका एक रूप होता है। जब ये स्वतंत्र रूप में है, जैसे कि अनार कह रहा है, जैसा कि इमली कह रहा है, तब यह अपने स्वतंत्र और वास्तविक रूप में है। समझ में आ रहा है? जब ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ रहे हैं तब ये अपने स्वतंत्र रूप में और अपने वास्तविक रूप में होते हैं। लेकिन इनका एक दूसरा रूप है, जब ये किसी व्यंजन के साथ आते हैं तो ये हमारे लिए अपने मात्रिक रूप में आ जाते हैं। तो स्वर के 2 रूप होते हैं, स्वतंत्र रूप, वास्तविक, और एक होता है उसका मात्रिक रूप। ठीक है। स्वतंत्र रूप और वास्तविक रूप कब होगा? जब वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा रहे हो प्रथम अक्षर के तौर पर, तब वो अपने वास्तविक रूप में रहेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन जब किसी व्यंजन के साथ जाएंगे तो किस रूप में बदल जाएंगे? वो मात्रिक रूप में बदल जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ से हम स्वर की कैटेगरी जानेंगे जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते। ठीक। तो सबसे पहली बात कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी लघु इकाई होती है जिसे खंड में बांटा नहीं जा सकता है। ये वर्ण अपने वास्तविक रूप में तब होते हैं जब वो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, परंतु जैसे ही व्यंजन के साथ जाते हैं वास्तविक रूप को छोड़कर मात्रिक रूप में बदल जाते हैं। अगली बात कि ये स्वर सबसे बड़े सहायक होते हैं किसी भी व्यंजन को पूरा करने का, क्योंकि बगैर स्वर के व्यंजन कभी भी पूरा नहीं होता है। क्लियर हो गया? स्वरों को अच् कहा जाता है तो ऐसे शब्द जिसका अंत स्वर से होता है उसे स्वरांत या अजंत शब्द कहा जाता है। ठीक है। स्वर के 2 रूप है, वास्तविक रूप और आपका मात्रिक रूप। ठीक है। जब हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर को कुछ आधार पर बांटा गया है, जहां पर मुख्य तौर पर मात्रा के आधार पर, ऑन द प्रोनाउंसिएशन टाइमिंग पीरियड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, रचना या बनावट के आधार पर, और एक होता है उच्चारण स्थान यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्लेस कह सकते हैं, मुखाकृति यानी कि मुख के खुलने के आधार पर, और एक होता है ओष्ठाकृति होठ के आधार पर। इसके अलावा 2 और है, एक है हमारा जाति के आधार पर
और एक है हमारे लिए नासिक्य के आधार पर। ठीक है, तो ये जो 5 आधार हैं, इसके अलावा 2 आधार पर हम इसको और समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो मात्रा क्या होती है? किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय उसमें लगने वाला समय उसकी मात्रा का आधार कहलाती है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय उसके मात्रा का आधार कहलाती है। इसे हम उच्चारण काल का आधार भी कह सकते हैं, इसे हम उच्चारण काल का आधार भी कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं आपके मात्रा के आधार पर। जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है और स्वर के उच्चारण करते समय अगर बहुत कम समय लगता है, तब हम उसे लघु स्वर यानी कि शॉर्ट वॉवेल्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, शॉर्ट वॉवेल्स, जिसे संस्कृत में हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसे संस्कृत में ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। इसलिए छोटा अ, छोटा ई, छोटा ओ और ऋषि का री, ये 4 हमारे लिए लघु स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब छंद की गिनती की जाती है तो एक लकीर से इसको गिना जाता है, इसलिए लघु स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना, लघु स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि यदि आप कमल कहते हैं, यदि आप नयन कहते हैं, ठीक है, यदि आप पवन कहते हैं, तो ये एक मात्रिक स्वर की श्रेणी में आता है, क्योंकि लघु 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 कहकर 3 मात्रा यहाँ पर प्रयोग हुई है। क्लियर हो गया? ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और छंद के अनुसार उसे गुरु की मात्रा कही जाती है। जिस स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है तब हम उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉवेल्स कहते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर कहा जाता है। मात्रा के आधार पर इसे गुरु वर्ण की मात्रा कही जाती है। इसमें आते हैं हमारे लिए आम का आ, इख का ई, ऊन का ऊ, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और औरत का औ, यानी कि 7 प्रकार के आपके दीर्घ स्वर माने जाते हैं। मानक वर्तनी के अनुसार 4 प्रकार का लघु स्वर और 7 प्रकार का दीर्घ स्वर होकर कितने हो जाते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं। संस्कृत की वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वहाँ 5 प्रकार के लघु स्वर और 5 प्रकार के दीर्घ स्वर पहले माने जाते थे। इस तरह वहाँ पर तो 13 स्वर हैं, क्योंकि अंगूर का अम और आहा भी उसके स्वर की श्रेणी में वहाँ पर अंगूर के अम तक आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर चूंकि री मतलब कि लट्टू के ल में आपका ऋषि का री, ये और दीर्घ री, 3 वर्ण आपके स्वर की श्रेणी में संस्कृत में और पाए जाते हैं, जिसमें से इसका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल आरिफ वर्ण के तौर पर और स्वतंत्र संस्कृत के शब्दों के लिए प्रयोग होने की वजह से इसे लघु स्वर में स्थान दिया गया है। हिंदी के वर्णमाला में संस्कृत के ऋषि के री को लघु स्वर में स्थान दिया गया है। संस्कृत की वर्णमाला में दीर्घ री भी है, परंतु हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए देखा जाए तो मूल रूप से तो केवल 3 दीर्घ स्वर हैं, मूल रूप से केवल 3 दीर्घ स्वर हैं, लेकिन चूंकि इसका निर्माण 2 स्वरों से हुआ है, अ और ई से, इसका निर्माण अ और ए से हुआ है, इसका निर्माण अ और उ से हुआ है, इसका निर्माण अ और ओ से हुआ है, इसलिए मानक वर्तनी कहती है कि 2 स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको किसकी श्रेणी में रखेंगे? दीर्घ की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए 4 प्रकार का लघु स्वर और 7 प्रकार का दीर्घ स्वर करके मानक वर्तनी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक, अगला आता है हमारे लिए प्लुत स्वर, जिसे हम लुप्त स्वर भी कहते हैं या इसे वेरी लॉन्ग वॉवेल्स कहा जाता है। दूसरी बात बेटा कि दीर्घ स्वरों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वरों को द्वैमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइन तो ये है, लेकिन इसे काउंट किया जाता है 2। ठीक है, जैसे यदि हमारे द्वारा लिखा जाता है माता, इसी प्रकार लिखा जाता है आपका राधा, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 और 2 करके 4 हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो लघु स्वर को एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्वैमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तीसरा आता है हमारे लिए आपका प्लुत स्वर।
इसे हम प्लुत स्वर भी कहते हैं और इसे कहीं ना कहीं लुप्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में वेरी लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ लघु और दीर्घ से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, जहाँ लघु और दीर्घ से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जहाँ लघु और दीर्घ से 3 गुना समय लगता है उसे त्रैमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण मंत्र उच्चारण में ज़्यादा किया जाता है। इसका प्रयोग लेखन में नहीं होता, इसका इस्तेमाल लेखन में नहीं होता। संवाद कथन में जब किसी को पुकारना हो, किसी मंत्र का उच्चारण करना हो तो लघु और दीर्घ से जहाँ 3 गुना समय ज़्यादा लेता है वहाँ त्रैमात्रिक स्वर का इस्तेमाल करता है। अगर कहता है अरे ओ मोरी मैया, ठीक है, इसी प्रकार कहता है जैसे कि राम कहता है, ठीक है ना। अगर कहता है आपका ओम कहता है तो ऐसे सिचुएशन में 3 गुना समय लेकर प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने हो गए? 3 प्रकार के। 4 प्रकार का आपका लघु स्वर और 7 प्रकार का दीर्घ स्वर करके मानक वर्तनी के अनुसार 11 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान आपके उच्चारण काल के आधार भी कह सकते हैं या मात्रा के आधार पर भी इसे कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? ठीक, अब आते हैं दूसरा मात्रा के आधार के बाद में रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। यहाँ हमारे लिए 2 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। एक तो होता है हमारे लिए मूल स्वर या हम इसे स्वतंत्र स्वर कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे स्वर जो बिना किसी वर्ण के संयोजन से बना हो, जो स्वतंत्र रूप में हो, जो अपने मौलिक रूप में हो, तो उसे हम इंडिपेंडेंट वॉवल्स कह सकते हैं, इसलिए हम इसे स्वतंत्र स्वर कहते हैं। तो जो छोटा अ है, छोटा ई है, छोटा ऊ है और ऋषि का री है, ये हमारे लिए स्वतंत्र स्वर है। अब देखिए, लघु स्वरों को ही हम स्वतंत्र या मूल स्वर कह सकते हैं, लघु स्वरों को ही स्वतंत्र या मूल स्वर कहा जा सकता है क्योंकि इसका निर्माण किसी अन्य स्वर के निर्माण से हुआ नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा होता है हमारे लिए विकृत स्वर। विकृत स्वर क्या होते हैं कि 2 स्वरों से मिलकर एक विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए विकृत हो गया। ठीक है, चूंकि 2 स्वर मिलकर संयुक्त हो जा रहे हैं इसलिए संयुक्त स्वर हो गया। ठीक है, संयुक्त होने के लिए विकार उत्पन्न करने के लिए इन्हें संधि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना, इसलिए इसे हम संध्य स्वर के भी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे जितने भी दीर्घ स्वर हैं, जितने भी दीर्घ स्वर हैं। अब देखिए, मात्रा के आधार पर लघु स्वर हमारे लिए रचना के आधार पर मूल स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हमारे मात्रा के आधार पर थे, अब हमारे लिए संध्य या संयुक्त स्वर हो गए। यानी कि आपके जितने भी दीर्घ स्वर हैं, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, उसी प्रकार आपका एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और औरत का औ। अब ये कैसे होगा? जब हम अ से मिलाते हैं अ को तो दीर्घ स्वर संधि से आ बनता है। ठीक है ना, जब हम ई से मिलाते हैं ई को तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ा ई बनता है। ठीक है, जब हम ऊ से मिलाते हैं ऊ को तो दीर्घ स्वर संधि में ऊ बनता है। ठीक है, तो संधि की प्रक्रिया से 2 स्वरों से मिलकर हमारे लिए संयुक्त हो गया, विकार उत्पन्न होकर अ से आ बन गया, ई से ई बन गया, ऊ से ऊ बन गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये तो हमारे लिए दीर्घ स्वर की प्रक्रिया से आया। ठीक है ना, अब देखिए, जब हम अ से मिलाते हैं ई को तो क्या बन जाता है? ए। अ से मिलाते हैं हम ऊ को तो क्या बन जाता है? ओ। मतलब ये किस प्रक्रिया से बना? गुण स्वर की प्रक्रिया से बना। ठीक है ना, ठीक। इसी प्रकार जब हम मिलाते हैं अ से आपका ए को तो ये ए बना, और अ से मिलाते हैं जब हम ओ को तो क्या बनता है? ओ। और इस तरह देखा जाए तो 3 प्रकार के संधि की प्रक्रिया से वर्ण अक्षर संयुक्त हो गए, एक विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए दीर्घ स्वरों को ही उच्चारण के रचना के आधार पर जो दीर्घ स्वर थे उसे ही हम यहाँ संध्य, संयुक्त या विकृत स्वर कहेंगे, और मात्रा के आधार पर जो लघु स्वर थे उसे यहाँ मूल या स्वतंत्र स्वर की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब आते हैं अगला जो है हमारे लिए उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना, ऑन द प्रोनाउंसिएशन प्लेस कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन प्लेस। स्वरों का उच्चारण करते समय ध्यान रखिएगा कि स्वरों का उच्चारण करते समय जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इसे हम जिह्वा का आधार भी कह सकते हैं, क्योंकि जीभ के आधार पर हम इसे कह सकते हैं। जब जीभ जो है वो ऊपर नीचे की ओर आगे पीछे हरकत करती है तो इसे उच्चारण स्थान का आधार या जिह्वा का आधार भी कहा जा सकता है। इसमें आते हैं हमारे लिए, एक होता है अग्रस्वर जिसे हम कहते हैं फ्रंट वॉवेल्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारे लिए मध्य स्वर जिसे हम कहते हैं हाई वॉवेल्स, और तीसरा होता है हमारे लिए पश्च स्वर जिसे हम कहते हैं बैक वॉवेल्स, ठीक है ना। इसे हम जिह्वा के आधार पर भी कह सकते हैं, क्योंकि जीभ के हरकत की वजह से जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा कभी बहुत ऊपर उठती है, कभी मध्य में शिथिल पड़ी रहती है, ठीक है, तो कभी जिह्वा के पीछे के भाग से स्वर ध्वनि का उच्चारण होता है, ठीक है। तो जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाए और जिह्वा का अग्र का हिस्सा बिल्कुल फ्रंटल एरिया जो हम जहाँ से हम जैसे आइसक्रीम खाते तो चाटते हैं हम, तो जिह्वा का अग्र हिस्सा फ्रंटल एरिया अगर हरकत करता है तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जब जिह्वा का मध्य का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठता है तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जीभ जहाँ कंठ से निकली होती है ना, जहाँ कंठ से जीभ जुड़ी होती है, वहाँ से अगर स्वर का उच्चारण हो तो पश्च स्वर बन जाता है। तो जब हमारे द्वारा स्वर का उच्चारण किया जाता है तो जब हम दोनों ई का प्रयोग करते हैं, ऋषि का री का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, दोनों ई का प्रयोग करते हैं, ऋषि के री का प्रयोग करते हैं, साथ में एड़ी का ए और ऐनक का ए कहते हैं। तो दोनों ई, ऋषि का री, एड़ी का ए और ऐनक का ए, इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र का हिस्सा फ्रंटल एरिया हरकत करता है, इसलिए फ्रंटल वॉवेल्स या हम इसे अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब जिह्वा मध्य में हरकत करती है, जिह्वा का मध्य का हिस्सा हरकत करता है तो हम वहाँ पर उसे मध्य स्वर कहते हैं, जो है हमारे लिए अनार का अ, ठीक है ना। अगर समझ में, कुछ किताबों में अ को हमारे लिए आपके मध्य स्वर में माना है, लेकिन मोस्टली अगर देख रहे तो अ को माना जाता है। जब जिह्वा का पश्च का हिस्सा हरकत करता है तो हमारा दोनों ऊ, ओखली का ओ, साथ में औरत का औ और एक आपका आगत व्यंजन, ठीक है ना, ये हमारे लिए आपके किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, आपकी आ जाते हैं पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। कुछ किताबों में ये जो दिया है वो इसमें भी डाल दिया है इसको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हो जाते हैं अग्र, मध्य और पश्च स्वर। क्लियर हो गया। अब याद करेंगे कैसे, तो ध्यान रखिएगा, आप एक वर्ण को उठाइए, जैसे आपने ये उठा लिया, ठीक है ना, एक व्यंजन आप स्वर को उठा लीजिए, मात्रा के आधार पर ये लघु स्वर है, क्लियर हो गया। रचना के आधार पर ये क्या है, स्वतंत्र स्वर है, ठीक है। और उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, ये मध्य स्वर है। ऐसे अगर आप एक ही वर्ण को कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो उसको याद करना और समझना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक वर्ण को लेकर याद कीजिएगा। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ, आपका हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। अब आते हैं आगे, मुखाकृति। मुखाकृति का मतलब क्या होता है, जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो मुख के खुलने के आधार पर उसे मुखाकृति का आधार कहा जाता है। जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो हमारा मुख, जिसका सबसे बाहरी परत दोनों होठ है ना, उसके पीछे है दांत, उसके पीछे है मसूड़ा, उसके पीछे है तालू, उसके पीछे है मूर्धा, उसके पीछे है हमारा कंठ। क्लियर हो रही चीजें, है ना। सबसे बाह्य परत क्या है, हमारे होठ है, ठीक है। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह कभी बहुत कम खुलता है, कभी मध्य में खुलता है, कभी बहुत ज़्यादा खुलता है। जब तक हम मिरर के सामने जाकर खुद देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुखाकृति के आधार पर हमारे लिए होता है आपका संवृत्त स्वर,
एक होता है हमारे लिए अर्ध संवृत स्वर, ठीक है, एक होता है विवृत स्वर, ठीक है, और एक होता है हमारा अर्ध विवृत स्वर। और ये क्या होते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाए और स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का एक हिस्सा ऐसा हो जो ऊंचाई तक खुलता हो, ऊंचाई तक जाता हो और मुख को खुलने में मदद करता है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा बहुत ऊपर उठ जाती है और मुख विवर यानी कि जो मुख की आकृति है बहुत कम हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका संवृत स्वर कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है ठीक, तो जहां पर किसी स्वर के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहा जाता है। जब हम दोनों ई का प्रयोग करते हैं, दोनों ऊ का प्रयोग करते हैं और ऋषि के री का प्रयोग करते हैं तो मुंह बहुत कम खुलता है। इसलिए जहां मुंह बहुत कम खुलता है ऐसे की स्थिति में क्या होती है कि मुख वीवर जो होता है उसका मार्ग सकरा हो जाता है, इसलिए मुंह बहुत कम खुलता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। तो दोनों ई, दोनों ऊ और ऋषि का री संवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, आधा बंद रहता है, पूरी तरह से खुलता नहीं है, तो ऊपर की ओर 1/3 अंश जो है वह बंद होता है, तो वहाँ पर हमारे लिए आपके अर्ध संवृत स्वर होते हैं। तो हमारे लिए एड़ी का ए और ओखली का ओ, एड़ी का ए और ओखली का ओ, ये दो वर्ण हैं जहाँ मुंह जो है इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। जब हम ई कहते हैं, ओ री कहते हैं तो मुंह कम खुलता है, लेकिन ए और ओ कहते हैं तो मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। लेकिन जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है तो कब खुलता है, आ कहते हैं तो, है ना, जब हम आम का आ कहते हैं तो हमारे लिए मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, इसलिए आ जो है वो हमारे लिए आता है आपका विवृत स्वर। यानी कि जीभ अपने स्थान पर पड़ी रहती है। आ कहते तो जीभ जहाँ का तहाँ अपने स्थान पर पड़ा रहता है, इसलिए मुंह खुल जाता है। लेकिन जब हम ई कहते हैं तो जीभ थोड़ी सी ऊपर जाती है ना, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत डेप्थ में चीज़ें बता रही हूँ। जब जिह्वा, सबसे बड़ी काम है हमारे मुख में वर्ण के उच्चारण में जिह्वा का यानी कि टंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग है। सबसे चल अवस्था में जिह्वा ही हरकत करती है। किसी भी वर्ण का उच्चारण करना हो तो जीभ के बगैर वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब कि जब हम ई ऊ री कहते हैं तो जीवा थोड़ा सा ऊपर उठती है, इसकी वजह से मुख सकरा हो जाता है, तब हमारे लिए संवृत स्वर हो जाते हैं, ठीक है। जब वो 1/3 पोर्शन ऊपर जाती है, जब हम ए और ओ कहते हैं तो जीवा थोड़ा 1/3 पोर्शन तक ऊपर जाती है तो थोड़ा सा जगह उनको मिलता है, इससे वहाँ पर अर्ध संवृत स्वर हो जाता है। लेकिन जीभ जब अपनी जगह पड़ी रहती है ना, तब हमारे लिए मुंह खोलना आसान होता है। तो हम आ कहते हैं तो जीभ अपनी जगह में पड़ी हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विवृत स्वर के नाम से पुकारते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। यदि जिह्वा अपने स्थान पर निश्चेष्ट पड़ी रहती है और मुंह पूरी तरह से खुल जाता है तो उसे विवृत स्वर कहा जाता है। ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा। अगर जिह्वा मध्य में खुलती है, कहने का मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर भाग उठने पर मुख जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा खुलता है और ना ही बहुत कम खुलता है, तो वहाँ हमारे लिए अर्ध विवृत स्वर होते हैं। जब हमारे द्वारा प्रयोग रहता है अनार का ए, ऐनक का ए, औरत का औ और ऑफिस का औ अगर प्रयोग किया जाता है तो इसे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। तो मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर, 4 प्रकार के। मुख बहुत कम खुलता है, मुख थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, मुंह बहुत ज्यादा खुलता है और मुंह मध्य में खुलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको उठाएं तो क्या है, मात्रा के आधार पर ये दीर्घ स्वर है, रचना के आधार पर ये हमारे लिए संयुक्त स्वर है,
ठीक है। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो इसे हम पश्च स्वर कहेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर ये विवृत स्वर है। तो एक वर्ण को अलग अलग कैटेगरी में आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछता है बेटा, ठीक है ना। आगे समझ में। अगला आधार आ जाता है आपका ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति का मतलब होता है होठ का आकार, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिप्स कह सकते हैं, ठीक है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और स्वर का उच्चारण करते समय होठ पूरी तरह से गोल आकार का हो जाता है, तो उसे हम 2-3 नाम से पुकारते हैं। इसे हम वृत्तमुखी भी कहते हैं, ठीक है। वृत्त के आकार का हो जाता है इसलिए वृत्ताकार कहते हैं, ठीक है ना। गोलाकार हो जाता है इसलिए इसे वर्तुलाकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिस स्वर के उच्चारण करते समय होठ वृत्त की तरह आकार में गोल आकृति का हो जाता है, इसलिए इसे वर्तुलाकार, वृत्ताकार या हम वृत्तमुखी कहते हैं। जब हमारे द्वारा छोटा ओ, बड़ा ओ, ओखली का ओ और औरत का औ कहा जाता है ना, तो हमारे होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। साथ ही अगर इसमें देखा जाए तो हम अंग्रेजी के शब्द को प्रयोग करने वाले औ को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस स्वर का उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। और उसे ही क्या कहा जाता है, अवर्तुलाकार कहा जाता है। जब हमारे स्वर के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते तो किस में नहीं होते, अनार का अ में, इमली का ई, इख का ई, एड़ी का ए, ऐनक का ए और ऋषि का री। इसको उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते, इसलिए इसे अवृत्तमुखी के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी आधार पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि एक अन्य भेद होता है जहाँ पर विस्तृत और पूर्ण विस्तृत होता है, ठीक है। ये बहुत पुरानी किताबों से मुझे मिला है। अच्छा, इसका अलग नाम भी है भैया, इसे गोलित कहते हैं कुछ किताबों में। अब ये क्या करता है आजकल, ऐसे ऐसे पूछने लगा है ना, दिमाग खराब करने लगा है ना ऐसे ऐसे पूछ के, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि मैं तो वृत्तमुखी बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा, बच्चे को तुरंत लिख देगा उल्लू का वो वृत्तमुखी है। अब मैं गोलित कहता हूँ, अब बच्चा बोलेगा मैंने तो पढ़ा नहीं है भाई, मैडम ने तो बताया नहीं कि गोलित वर्ण क्या होते हैं। तो जितनी जगह से मुझे जितनी किताबें मिलती है ना, मेरे नोट्स को देखेंगे तो कबाड़ा हो चुका है। अब आप बोलोगे कि मैडम इतने साल से पढ़ा रहे हो, नोट्स लेके पढ़ाते हो, तो खासियत ये है, गलत बताने से अच्छा है कि हम किसी का सहारा लें ताकि हम गलत चीज़ बच्चों तक ना पहुंचाएं, ठीक है। क्लॉज वगैरह भी अगर बताया जाता तो हमको देखना पड़ता है कि हम जो धाराएं बता रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है। अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी अनुबंध है, क्या मैं 353 तो नहीं पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ पर देखना पड़ता है ना, ठीक है। तो अब मुझे नज़र आया कि इसे गोलित कहते हैं और इसे अगोलित कहते हैं। ये गोला हो गया और ये बिना गोला। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। मैं बहुत, आप यकीन करोगे, आपको ये लगता होगा कि ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती। कभी सोचा था कि CGPSC में बलाघात जैसे शब्द को पूछा जाएगा, निपात जैसे शब्द को पूछा जाएगा, जिसको मोस्ट ऑफ टीचर जो है वो उसको स्किप कर देता है। लेकिन सोचिए अब मेंस में अगर पूछा जा रहा है तब आप लोगों के लिए कंपटीशन, तो फिर आप लोगों के पास में तो उसके पास इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आया बेटा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अलग भेद होते हैं, एक होता है विस्तृत और एक होता है पूर्ण विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है दीर्घ ई और पूर्ण विस्तृत का मतलब होता है एड़ी का ए। स्वल्प वृत्ताकार, स्वल्प वृत्ताकार मतलब कि छोटी से आकृति को लेते तो आम का आता है, पूर्ण वृत्ताकार में ऊ आता है। पूर्ण वृत्ताकार का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से होठ गोल होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। विस्तृत, विस्तृत का मतलब है कि होठ जो है वो ओ आपका गोल नहीं होता, ई कहते हैं, तो विस्तृत मतलब फैल गया। समझ में आ रहा है, देखो मैं क्या बता रही हूँ। वृत्तमुखी का मतलब है होठ गोल होना और अवृत्तमुखी का मतलब है होठ गोल नहीं होना, ठीक। अब ये होठ गोल नहीं हुई तो अवृत्तमुखी कहलाया, है ना। अब इसी में विस्तृत का क्या मतलब होता है, मुंह फैल जाता है, होठ फैल जाता है, होठ फैल गया, इसमें हमारे लिए ई कहते हैं, होठ फैल गया,
छोटा ई में उतना नहीं, ई कहते तो ज़्यादा मुंह को फैलता है ना, ठीक है ना, आ रहा समझ में, ठीक। तो ये विस्तृत में हमारे लिए आपका होठ जो है वो विस्तार कर लेता है, इसलिए विस्तृत वर्ण में हमारे लिए कौन आता है, आपका इमली का, आपका इक का ई आता है। पूर्ण विस्तृत, पूर्ण विस्तृत जहां पर मुंह पूरी तरह से हो जाता है तो ए कहते हैं। तो ये हमारे लिए आपका जो है वो पूर्ण विस्तृत की श्रेणी में आता है, ये आपका ए, ठीक है ना, ठीक। पूरी तरह से जब हम ई कहते हैं तो होठ थोड़ा सा खुला रहता है लेकिन पूरा तरह से फैलता नहीं, लेकिन हम ए कहते हैं तो होठ और पूरी तरह से फैल जाता है। क्लियर हो रहा है, ठीक। अगला स्वल्प वृत्ताकार, स्वल्प वृत्ता, स्वल्प वृत्ताकार यानी कि थोड़ा सा कम गोल होता है, जिसमें आता है आपका आ। स्वल्प वृत्ताकार मतलब हमारे लिए आता है इसमें आम का आ, इसमें होठ पूरी तरह से गोल नहीं होता, खुला रहता है आ, ठीक है ना। इसके बाद आता है पूर्ण वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार यानी कि हमारे लिए होठ पूरा गोल हो जाता है। पूर्ण वृत्ताकार में क्या आता है आपका उल्लू का ऊ। क्लियर हो गया, ठीक। इसके अलावा एक होता है उदासीन, उसका फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उदासीन। एक होता है हमारा आना का आ। क्लियर हो गया, ठीक। इन सब में होठ के आधार पर इसे बांटा जाता है। तो ये हमारे तो मुख्य भेद है, ये उपभेद की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि उसके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने हैं तो केवल 2 है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर उसको पूर्ण तौर पर और मैंने बताने का प्रयास किया है। क्लियर हो गया, ठीक। अब आता है अगला जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर क्या होगा तो ध्यान से समझेंगे। जाति के आधार पर हम इसे क्या कहते हैं, सजातीय, और एक होता है विजातीय। और ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, समान स्थान और प्रयत्न से उच्चारित होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहा जाता है, जिसे हम होमोजेनियस वॉवेल्स कहते हैं। 2 भिन्न स्थान और भिन्न प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को विजातीय स्वर कहा जाता है, जिसे हेट्रोजेनियस वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है ना। सजातीय स्वरों के अंतर्गत हमारी कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। सजातीय स्वरों के मध्य क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि। तो यदि हम अ ई ओ कहते हैं तो ये सजातीय स्वर है, ये हमारे लिए कौन से स्वर हैं, सजातीय हैं। लेकिन 2 भिन्न स्थान और प्रयत्न से है, मतलब हमारे लिए एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ और औरत का औ, ये हमारे लिए विजातीय स्वर है। अब ध्यान रखिएगा, संधि की जब प्रक्रिया की जाती है तो दीर्घ स्वर संधि हमेशा सजातीय स्वरों के मध्य होती है बेटा, ठीक है ना। सजातीय स्वरों के मध्य केवल दीर्घ स्वर संधि होती है, लेकिन गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और हमारी अयादी स्वर संधि, ठीक है, ये किसके मध्य होती है, विजातीय स्वरों के मध्य होती है। क्लियर हो गया। तो सजातीय और विजातीय समझ में आ गया, ठीक। अब आता है हमारे लिए नासिक्य के आधार पर। नासिक्य के आधार को हवा के नाक और मुंह से निकलने का आधार भी कहा जा सकता है, ठीक है। नासिक्य के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं, एक है हमारे लिए अनुनासिक्य स्वर, ठीक है, और दूसरा है हमारे लिए निर्नुनासिक्य स्वर। अब आप कहेंगे कि ये क्या होते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है और स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल मुंह से उच्चारित होती है, नासिका का प्रभाव नहीं पड़ता, तो निर्नुनासिक्य कहलाता है। तो जितने भी स्वर हैं आ ई ऋषि का री, ओ, ठीक है, ए ओ, ये हमारे लिए निर्नुनासिक्य है।
ठीक है। लेकिन जब स्वर का उच्चारण किया जा रहा है, हवा मुंह से निकल तो रही है परंतु नासिका से भी ध्वनि उच्चारित होती है, तो वो अनुनासिक हो जाता है। जैसे कि हमारे लिए अम हो जाता है, इम हो जाता है, उम हो जाता है। अब देखिए, यदि आप कहते हैं मुंह, तो ऊ में अम की मात्रा हो गई। प्रतिबिंब कहते हैं तो ब में ई की मात्रा में इम हो गई, है ना। इसी प्रकार आपका क्यों कहते हैं तो ओ में अम की मात्रा हो गई, ठीक है। नहीं कहते हैं तो ही में अम की मात्रा हो गई ई में। तो जहाँ पर नासिका से भी ध्वनि का उच्चारण हो स्वरों के साथ में, तो उसे अनुनासिक्य कहेंगे। और जहाँ केवल मुख से ध्वनि का उच्चारण हो स्वर तंत्री श्वास की मात्रा के, तो उसे हम अनुनासिक निर्नुनासिक के नाम से पुकारेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। और इतने प्रकार से हमारे लिए स्वरों के प्रयोग जो हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आए, तो अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आने के कारण मानक वर्तनी के अनुसार राजभाषा आयोग ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम विदेशज शब्दों का इस्तेमाल जब करेंगे, तो एक ऐसे शब्द जहां हमें पूरी तरह से औ की तरह उच्चारण सुनाई देता है, जब आप रॉकी, पॉलिसी, ऑपरेशन, ऑफिस कहते हैं तो हमें औ का उच्चारण सुनाई देता है। लेकिन अगर आप खौलना कहते हैं, है ना, अगर आप दौलत कहते हैं तो हमारे लिए औ है ना। खौलना, दौलत, औलाद कहते हैं तो ये हमारे लिए औ का उच्चारण है। जब औ का उच्चारण किया जाता है तो नीचे का जबड़ा थोड़ा नीचे आकर फिर घूमता है। खौलना कहते हैं तो नीचे आके फिर ऊपर उठता है। औ कहते हैं तो लगता है कि पीछे से ऐसे ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब हम औ कहते हैं तो नीचे से ये फिर ऊपर की ओर आता है, औ कहते हैं तो। लेकिन यदि आप कहते हैं जैसे कि रॉकी कहते हैं, जैसे कि अगर आप चॉकलेट कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन में औ का उच्चारण करते हैं तो मुंह वैसी का वैसी खुला रहता है। औ कहते हैं तो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है ना। औ कहते हैं तो जबड़ा नीचे से ऊपर की ओर वापस जाता है। लेकिन अगर आप औ कहते हैं, हॉ कहते हैं, ऑफिस, चॉकलेट, रॉकी, पॉलिसी, ऑपरेशन कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमारे लिए एक अर्धचंद्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है और इसे आगत स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर। इसे अकेंद्रीय स्वर ग्राम भी कहा जाता है। इस आगत स्वर को अकेंद्रीय स्वर ग्राम भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्वर ग्राम क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्वर ग्राम क्या होते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि स्वरों का एक विशेष प्रयोग होता है जिसे स्वर ग्राम कहते हैं, यानी कि ध्वनि ग्राम। ध्वनि ग्राम यानी कि आपके स्वन जो होते हैं ना, जितनी ध्वनियाँ होती है स्वर और आपके व्यंजन, इसे हम बांटते हैं खंड्य में और एक बांटते हैं अखंड्य में, ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं आपके ऐसे स्वर जो वर्णमाला में स्थान प्राप्त किया है, उसे हम आपके केंद्रीय स्वर ग्राम कहेंगे। लेकिन ऐसे वर्ण जो हमारी वर्णमाला में नहीं है, बाहर से आया है, तो अकेंद्रीय स्वर ग्राम की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये जो ऑफिस का अ है ये हमारी देवनागरी में नहीं है, ये बाहर से आया है, इसलिए इसे अकेंद्रीय स्वरग्राम कहा जाता है। वैसे ही व्यंजन वर्ण है, कबूतर का क से लेकर आपका हल का ह व्यंजन वर्णमाला में है, लेकिन क, ख, ग, ज, फ ये अरबी भाषा के शब्द है, इसलिए उसे अकेंद्रीय व्यंजन ग्राम कहेंगे। ये अकेंद्रीय स्वर ग्राम है क्योंकि ये विदेशज है ना। आगत स्वरों को हम विदेशज स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे विदेशज स्वर के भी नाम से पुकारा जाता है और इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए किया जाता है, हिंदी भाषा के लिए इसका प्रयोग किया नहीं जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। तो स्वरों की कैटेगरी पूरी समझ में आ गई, ठीक है ना। इसे एक और नाम से पुकारते हैं, इसे हम अंग्रेजी ध्वनि भी कहते हैं। देखिए, एक ही शब्द के, एक ही चीज़ के कितने सारे नाम हैं। अब परीक्षा के अंतर्गत अब नए नए नामों को ही वो लेने लगा है। अंग्रेजी ध्वनि को पहचानिए, या कह सकते हैं अकेंद्रीय स्वर ग्राम को कौन सा है ना, ऐसे ऐसे पक्ष को अब वो परीक्षा में पूछने लगा है।
ठीक है। तो बहुत बेसिकली जो चीज़ें पूछता था इतने वर्षों में, अब वो अपने चीज़ों को बदलाव करने लगा है और नई नई चीज़ों को पूछने लगा है। तो अभी इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र वर्ण होते हैं। अब ध्यान रखिए, स्वर अपने वास्तविक रूप में कब है? जब वो कहता है, जैसे कि अनार कहता है, जैसे कि आम कहता है, जैसे कि ओखल कहता है, तब ये हमारे लिए किस रूप में है? अपने स्वतंत्र रूप में, ठीक है ना। लेकिन जब यह किसी व्यंजन के साथ में आ जाता है तब किस रूप में बदल जाता है? अपने मात्रिक रूप में बदल जाता है। तो स्वर का वास्तविक रूप क्या है? ये है, ठीक है, वास्तविक रूप। और स्वर का मात्रिक रूप क्या है? ये है। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, स्वर की खासियत होती है कि स्वर के मात्राएं किसके ऊपर लगती है? शिरोरेखा के ऊपर और शिरोरेखा के नीचे। जब हम आम का आ कहते हैं, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋषि का री कहते हैं, ये शिरोरेखा के नीचे लगती हैं, है ना। शिरोरेखा, पड़ी पाई, आड़ी पाई जो होती ना, खड़ी रेखा जो सोई हुई रेखा थी, उसके नीचे लगाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक। शिरोरेखा के ऊपर छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ, औरत का ओ, यहाँ तक कि अंगूर का अंग, ये शिरोरेखा के ऊपर मात्रा के तौर पर लगती हैं। क्लियर हो गया? आगे समझ में? ठीक। दूसरी बात, कभी कभी सिचुएशन क्या आती है? कभी कभी सिचुएशन आती है कि यह स्वर एक साथ दो बार आ जाते हैं। किसी शब्द में एक साथ दो स्वर आ जाते हैं, तो कभी स्वरों से भी शब्द बनता है, कभी भीतर तो आओ, अब ये स्वतंत्र रूप में है, शब्द का निर्माण हुआ, आओ कहा तो शब्द का निर्माण हुआ, पर अपने स्वतंत्र रूप में है। कभी घर आइए कहते हैं तो स्वतंत्र रूप में है, इससे भी शब्द बना, ठीक है ना। आओ कह रहा है, आइए कह रहा है, मैं भीतर आऊं क्या कह रहा है, तो भी शब्द का निर्माण बना बेटा वास्तविक रूप से। हर जगह ये मात्रा के तौर पर नहीं है। अगर हम मात्रा के तौर पर देखें तो आओ को ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, है ना। मात्रिक रूप में कब होगा? जब वो व्यंजन के साथ में होगा, तभी की स्थिति में। अब कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि किसी शब्द में दो स्वर एक जगह आ जाते हैं, कभी किसी शब्द में दो स्वर एक जगह आ जाते हैं, जैसे कि कीजिए, है ना, यहाँ ई की मात्रा और यहाँ ए है, ठीक है ना। इसी प्रकार शुरुआत, अब देखिए यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर भी हमारे लिए आपका स्वर है, ठीक है ना। तो जहाँ दो स्वर एक ही जगह आ जाते हैं तो पहला स्वर मात्रिक रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है ना। इसलिए तो मानक वर्तनी ने कहा कि हम कीजिए को ऐसा नहीं लिखेंगे, कीजिए है, ये हमने क्या कहा? ए कहा ना, तो हमने वास्तविक रूप को लिख दिया। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। तो जहां दो स्वर किसी शब्द में एक जगह आते हैं तो पहला स्वर मात्रिक रूप में और दूसरा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। क्लियर हो गया? और स्वरों से भी शब्द के निर्माण होते हैं। ये स्वर कभी प्रथम अक्षर में होते हैं, कभी मध्य में होते हैं, तो कभी अंत में होते हैं। यहाँ अंत में है, यहाँ मध्य में है, यहाँ प्रथम में है। क्लियर हो गया? इतना आगे समझ में? ठीक। तो ये हो गई हमारे लिए स्वर की पूरी कैटेगरी। कंप्लीट हो गया स्वर। कहीं से कोई दिक्कत? अब आपको याद कैसे करना होगा तो मैंने पहले ही बताया, ध्यान समझिएगा। जब आप अनार के अ को लेते हैं, गोला बना लीजिए। मात्रा के आधार पर ये लघु स्वर है, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर ये हमारे लिए मध्य स्वर है। रचना के आधार पर ये हमारे लिए स्वतंत्र स्वर है, ठीक है ना। आगे समझ में? मुखाकृति के आधार पर ये हमारे लिए क्या है? अर्ध आपका समृद्ध स्वर है, ठीक है, मुखाकृति के आधार पर। और इसी प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर क्या है? अवृत्तमुखी है, ठीक है। इस तरह अगर आप इसको करते हैं तो एक ही। अच्छा, जाति के आधार पर क्या है? जाति के आधार पर सजातीय है। नासिक्य के आधार पर क्या है? निर्नुनासिक्य है। अब देखिए, एक ही वर्ण में इतनी सारी कैटेगरी से अगर आप इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसे पूरी तरह से समझा जा सकता है। क्लियर हो गया? ठीक। यह अर्ध विवृत है ना।
ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको इसको समझना होगा। तो स्वर की कैटेगरी पूरी समझ में आ गई। ठीक, अब आते हैं अगला है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह को स्वर और मध्य के बीच की कड़ी कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाह को ध्यान से समझिएगा। अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कही जाती है। ठीक, क्यों कही जाती है? स्वर की श्रेणी में रहकर उच्चारण होता है व्यंजन की तरह, और व्यंजन की तरह उच्चारण होकर बदल जाता है स्वर के मात्रा की तरह। न तो पूरी तरह से स्वर है और न ही पूरी तरह से व्यंजन है। ठीक है, तो अ के योग से मिलकर बना किंतु व्यंजन के उच्चारण को वहन करने के लिए प्रयोग होने वाले वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है। इसका डेफिनेशन सीजीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अस्वर के योग से मिलकर बना किंतु व्यंजन को उच्चारण करने के लिए अर्थ को वहन करने वाला को अयोगवाह कहा जाता है। इस अयोगवाह में है हमारे लिए दो वर्ण अक्षर अंगुर का अम और अह। अकॉर्डिंग टू संस्कृत अंगुर का अम स्वर की श्रेणी में है, लेकिन अह को संस्कृत में विसर्ग कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी या स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी कहलाता है। ठीक है, और इसी में देखें तो अंगुर का अम और अह, इस अंगुर के अम को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। ठीक है ना, अंगुर के अम को क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। स्वर के पीछे चलने की वजह से इसे अनुस्वर कहा जाता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि वर्णमाला में स्वर वर्ण के तुरंत बाद और व्यंजन के पहले आने वाला वर्ण है अंगुर का अम और अह। तो जब हम अम का उच्चारण करते हैं तो पूरी तरह से म की तरह साउंड सुनाई देता है ना। अम कहते हैं तो म साउंड सुनाई देता है, अह कहते हैं तो ह साउंड सुनाई देता है। लेकिन जब इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में है तो स्वर की तरह है। जैसे कि यदि अंगूर कहता है, ठीक है ना, तब हमारे लिए अपने स्वतंत्र रूप में है। अगर किसी भी व्यंजन के साथ में जुड़ जाता है तब अपने लिए वह एक मात्रिक रूप में बदल जाता है। तो स्वर की श्रेणी में होकर प्रोनाउंसिएशन है कॉन्सोनेंट की तरह, और कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंसिएशन होकर कन्वर्ट हो जाता है वॉवेल्स की तरह। तो स्वर होकर भी व्यंजन की तरह और व्यंजन होकर स्वर की तरह प्रयोग होता है। योग्य न होकर अयोग्य न होकर भी अपनी योग्यता बताता है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। इसमें सबसे पहला है अंगुर का अम। जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है और मुंह पूरी तरह से बंद होने की अवस्था में हो तब हम अनुस्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वर का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर किया जाता है। अनुस्वर का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर किया जाता है। पंचम वर्ण है जो आपका अंगा है, इया है, अणा है, न है, म है, इसके लिए मानक वर्तनी के अनुसार इसका प्रयोग जो है वो मान्य किया गया है। तभी तो आप अगर पंडित लिखते हैं, यदि आप नंद लिखते हैं, यदि आप महंत लिखते हैं, यदि आप कंस लिखते हैं, यदि आप संवाद लिखते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे द्वारा एक अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। अगली बात, इस अनुस्वर का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा के लिए करते हैं। मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही बेटा, है ना। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी का ए, ऐनक का ए, ओखली का ओ, औरत का ओ, इसके ऊपर के मात्रा में ही इस अनुस्वर के प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। हिंदी के शब्द, सबसे पहले कि संस्कृत के जो पंचम वर्ण है, व्यंजन वर्णमाला का जो पंचम वर्ण है उसके बदले हम अनुस्वर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली मात्राओं में अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है। तीसरी अगली बात कि हिंदी के शब्द जैसे कि मैं, ठीक है ना, मैं, ठीक है, हिंदी का शब्द नहीं, हिंदी का शब्द क्यों,
है ना, ऐसे में भी एक अनुस्वर का लगाया जाना जरूरी है। दूसरा, जब हम बहुवचन बनाते, पढ़ते हैं, जाते हैं, तब वहां पर एक बिंदी का लगाया जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने बिंदी नहीं लगाया, जाता है, खाता है, उसमें बिंदी नहीं लगती, लेकिन जाते हैं कहते हैं तब एक बिंदी का लगाया जाना जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक। इसी का मिलता जुलता एक पक्ष है जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। इसी का मिलता जुलता एक पक्ष है जिसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। तो चंद्र बिंदु और आपके अनुस्वर में क्या अंतर है? अनुस्वर का प्रयोग करते समय मुंह बंद हो जाता है, जैसे महंत, कंस, ननन, पंछी अगर कहते हैं तो मुंह हल्का सा बंद रहता है, लेकिन धुआं, कुआं, नदियाँ, वस्तुएं कहते हैं तो मुंह थोड़ा सा क्या होता है, खुल जाता है ना। तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? चंद्र बिंदु का। इसका इस्तेमाल शिरोरेखा के नीचे वाली मात्राओं में किया जाता है, जैसे कि यदि देखा जाए तो पूंछ कहते हैं, ठीक है ना, मूछ कहते हैं। इसी प्रकार देखा जाए हम कहते हैं आँख कहते हैं। अगर हमारे द्वारा कुआं कहा जाता है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग शिरोरेखा के नीचे वाली मात्राओं के लिए होता है और अनुस्वर का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं के लिए किया जाता है। जब हम क्रिया कहते हैं ना, यहाँ से जाएं, है ना, तब भी है ना चंद्र बिंदु के प्रयोग जो किए जाते हैं। हंसना कहते हैं, ठीक है ना, हंसी कहते हैं, तब चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है वो किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका दूसरा पक्ष है जहां है हमारे लिए आपका विसर्ग, ठीक है। संस्कृत में विसर्ग कहलाता है हमारे लिए अह। अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग। इसकी खासियत होती है कि जिस तरह के स्वर की मात्रा के साथ जुड़ी होती है वैसे इसका उच्चारण किया जाता है। अगर ये अ के साथ में है तो अह, आ के साथ में है तो आहा, ई के साथ में है तो इही, उ के साथ में है तो उहु उच्चारण किया जाता है। किसी भी वर्ण अक्षर के बगल में लगी हुई दो बिंदी, किसी भी वर्ण अक्षर के बगल में लगी हुई दो बिंदी को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। इसका मोस्टली यूज जो है वो संस्कृत में है, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि रामः कहते हैं, जैसे कि राधाः कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मति ही कहते हैं, तब इस विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात कि इस विसर्ग की खासियत होती है कि यह विसर्ग जब प्रयोग किया जाता है तो हिंदी के कुछ शब्दों में भी संस्कृत से अगर लिया गया, जैसे कि प्रातः काल कहता है, ठीक है ना, उसी प्रकार अंतः करण कहता है। ऐसी सिचुएशन में विसर्ग का इस्तेमाल हिंदी भाषा में भी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक। अब आते हैं अगले पक्ष को जानने के लिए, जो है हमारा व्यंजन। ठीक, आखिर ये व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, तो व्यंजन हलंत वाले वर्ण होते हैं जो बगैर स्वर के कभी भी उच्चारण किए नहीं जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि वे वर्ण जो बिना स्वर के अधूरे होते हैं उसे हम हलंत या व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण से अंत होने वाले को व्यंजनांत या हलंत शब्द कहा जाता है, ठीक है। स्वर की सहायता से पूरे होने वाले वर्ण जिसके उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में अपेक्षाकृत थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलती है, एक घर्षण के साथ मुंह से ध्वनि का उच्चारण होता है। इसकी वास्तविक पहचान क्या है? हलंत के साथ में। व्यंजन का वास्तविक पहचान क्या है? हलंत के साथ में। और अगर इस रूप में है मतलब वो किसके साथ में है? स्वर के साथ में। इसमें स्वर है, आपको पता लग रहा है कि स्वर है? हाँ, क्यों? क्योंकि अ को हम अपूर्ण स्वर कहते हैं। अ को अपूर्ण स्वर कहा जाता है क्योंकि इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, या तो केवल व्यंजन को पूरा करने का साधक होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कहने का मतलब कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से पूरे होते हैं उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। व्यंजन का वास्तविक रूप किसके साथ होता है? हलंत के साथ होता है। बगैर स्वर के इसका उच्चारण कर पाना संभव नहीं है, इसलिए जब इसको उच्चारण किया जाता है तो न चाहते हुए भी आंशिक तौर पर इसमें अ इंक्लूडेड होता है। इसीलिए तो हम क ख ग घ न बोल करके क ख ग घ का उच्चारण करते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, ये बगैर स्वर के अधूरे हैं, इसकी आकृति जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें कभी वक्र आकार होता है, जैसे कि आपके वचन के व में है, कभी इसमें एक आड़ी रेखा पाई जाती है जैसे षटकोण के श में है, कभी यह वर्तुलाकार होता है जैसे कि शक्कर के श में है, ठीक है ना, आ रहा समझ में, ठीक। तो इसकी एक आकृति होती है, कभी इसमें फलक पाया जाता है जैसे कि ए, ठीक है। कभी यहाँ पर वक्र आकार है, कभी खड़ी पाई है, कभी वर्तुलाकार है, तो कभी यहाँ पर आड़ी रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। जब इसको अर्धाक्षर में लिखना होता है तो आवश्यकता के अनुसार जिस वर्ण में हम चाहें खड़ी पाई को हटा सकते हैं, जैसे कि क में हटा सकते हैं, ख में खड़ी पाई को हटा सकते हैं, गमले के ग में खड़ी पाई को हटा सकते हैं, ठीक है। थर्मस के थ में खड़ी पाई को हटा सकते हैं, ठीक है। गमले का ग के खड़ी पाई को हटा सकते हैं, शक्कर के श के खड़ी पाई को हटा सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ण हैं जिसमें नहीं हटा सकते, जैसे कि आपका टमाटर का ट में तो उसके नीचे हलंत लगाया जाना जरूरी हो जाएगा, डमरू का ड में नहीं हटा सकते, इसलिए हलंत लगाया जाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है ना, आगे समझ में, ठीक। तब यहाँ से हम पढ़ेंगे आपके व्यंजन। जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन वर्ण की खासियत होती है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर इंद्रियां होती हैं जिसमें विशेष प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। बाह्योष्ठ मतलब बाहर का होठ, अंत्योष्ठ मतलब कि अंदर का होठ, वर्स यानी कि आपका मसूड़ा, दंत्य मतलब कि दांत, पोस्टवेलर, प्रापेलेटल, तालु, मृदु तालव्य, अलजीवा, ग्रसनी और श्वासदारी, इन सब का प्रभाव हमारे मुख उच्चारण में देखने को मिलता है। इसलिए व्यंजन को दो हिस्से में बांटा जाता है। एक तो बातें हैं आप अंतः प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, और एक बांटते हैं आप बाह्य प्रयत्न के आधार पर, ठीक है ना। व्यंजन को दो हिस्से में बांटा जाता है। अंतः प्रयत्न के आधार पर आप बांटते हैं स्पर्श वर्ण, ठीक है। दूसरा बांटते हैं आप अंतःस्थ वर्ण, ठीक है। तीसरा बांटते हैं आप ऊष्म वर्ण और चौथा बांटते हैं आप संयुक्त वर्ण, है ना। यानी कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। अंतः प्रयत्न के आधार ऑन द बेस ऑफ इंटरनल एफर्ट। एक्सटर्नल एफर्ट में हम क्या मानते हैं, घोषत्व के आधार पर, और एक मानते हैं हम प्राणत्व के आधार पर, ठीक है ना। घोषत्व के आधार पर आप क्या कहते हैं, सघोष, और बांटते हैं आप अघोष, सघोष और अघोष। प्राणत्व के आधार पर क्या बांटते हैं, महाप्राण, और बांटते हैं आप अल्प प्राण। इतने व्यंजन आप पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। तो मानक वर्तनी के अनुसार जो 35 प्रकार का व्यंजन माना गया है उसे हम प्रयत्न के आधार पर अंतः प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में पढ़ेंगे। पर देवनागरी तो कहती है कि हमारे पास व्यंजनों की संख्या 39 है और 13 स्वर है, तभी तो 13 स्वर और 39 व्यंजन करके 52 वर्ण हुए, ठीक है ना। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने देखा है किस प्रकार का, 11 प्रकार के आपने देखे थे मानक वर्तनी के अनुसार पर स्वर, ठीक है, ठीक। अब 2 प्रकार का अयोगवाह हुआ, ठीक है ना। तो 11 और 2 कितने हो गए, 13 स्वर। किसमें, आपके संस्कृत में, ठीक है ना। पर हिंदी में 11 स्वर 2 अयोगवाह मिलाकर हमारे पास 13 प्रकार के व्यंजन आपके स्वर वर्ण हो चुके हैं। क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारे लिए कितने हो गए आपके 13 संस्कृत के अनुसार ना, ठीक। और हिंदी के अनुसार कितने हो गए, हिंदी के अनुसार हमारे 11 स्वर और 2 अयोगवाह हो चुके हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले अंतः प्रयत्न के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा कि व्यंजन का वास्तविक रूप किसके साथ में है, हलंत के साथ में। व्यंजन का वास्तविक रूप किसके साथ में है, हलंत के साथ में है, ठीक है ना। और व्यंजन का मात्रिक रूप किसके साथ में है, स्वर के साथ में है, ठीक। आगे समझ में। तो व्यंजन वे वर्ण अक्षर होते हैं जिसका उच्चारण करते समय मुख के अंदर से हवा में एक रुकावट होती है,
उस वर्ण का उच्चारण में एक संघर्ष और घर्षण देखने को मिलता है। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। इस व्यंजन वर्ण के दो हिस्से, तो देवनागरी में व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 39। देवनागरी में व्यंजनों की संख्या मानी जाती है आपकी 39। क्यों? क्योंकि 25 स्पर्श वर्ण हैं, 4 अंतःस्थ है, 4 ऊष्म है और 4 संयुक्त वर्ण हैं देवनागरी में। तो कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गए। और 2 आपके द्विगुण वर्ण मिल जाते हैं, तो 37 + 2 = 39 देवनागरी के अनुसार माने जाते हैं। और इसी में 11 प्रकार का स्वर, 2 प्रकार का अयोगवाह, मतलब कि 13, और 13 और 39 मिलाकर देवनागरी में 52 वर्ण हो गए। क्लियर हुआ? ठीक है, आज में। लेकिन मानक वर्तनी के अनुसार अगर देखा जाए तो मानक वर्तनी के अनुसार संयुक्त व्यंजनों को काउंट नहीं किया जाता। मानक वर्तनी कहते हैं कि 25 स्पर्श वर्ण हैं, 2 द्विगुण वर्ण हैं, 4 अंतःस्थ और 4 ऊष्म वर्ण हैं। इस तरह मानक वर्तनी के अनुसार केवल 35 व्यंजन हो जाते हैं, 11 स्वर हो जाते हैं। इसलिए मानक वर्तनी में मूल वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि परंपरागत रूप से कबूतर के क से लेकर हल के ह को ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो कबूतर के क से हल का ह ये हमारे लिए व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत के साथ में होता है और स्वर के साथ में इसका मात्रिक रूप देखने को मिलता है। आगे क्लियर हो गया? ठीक। अब स्वर की तरह व्यंजन को कितने हिस्से में बांटा? 2 हिस्से में, अंतः प्रयत्न के आधार पर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अंतः प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले जानेंगे हम स्पर्श वर्ण को। स्पर्श वर्ण जिसे हम स्टॉप कॉन्सोनेंट कहते हैं, प्लॉजिव कंसोनेंट कहते हैं या म्यूट कॉन्सोनेंट के नाम से पुकारते हैं। तो स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। जब हम अपनी मुख आकृति को देखते हैं तो हम कंठ से शुरू करते हैं। हमारे शरीर की रचना के आधार पर सबसे पहले आता है हमारा कंठ। कंठ के बाद में आता है मूर्धा। ठीक है। मूर्धा के बाद में बाहर आते हैं तो तालु, तालु के आगे आता है दांत और दांत के बाहर है होठ। ठीक है ना? मुख आकृति के आधार पर सबसे पहले कंठ है, उसके आगे आएंगे तो मूर्धा है, उसके आगे आएंगे तो तालु है, उसके आगे आएंगे तो दांत है और उसके आगे आएंगे तो होठ है। ठीक है। लेकिन जब हम किसी स्वर का व्यंजन का उच्चारण करते तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा, यानी कि जो हवा फेफड़ों से निकल रही है, तो किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा, ठीक है, तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब मुख के अंदर से इंद्रियों को स्पर्श करके बाहर निकलता है तो ऐसे वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के अंदर की 5 इंद्रियों को, जीभ जो है 5 इंद्रियों को छूती है, दंत, तालु, कंठ, मूर्धा और ओष्ठ को छू कर बाहर निकलती है, तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के अंदर की इंद्रियों को छू कर बाहर निकलती है तो उस वर्ण के उच्चारण में स्पर्श होता है मुखाकृतियों का, उसको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। चूंकि इसमें एक संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं इसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि जब हम मुख की बात करते हैं तो हमारे मुख के अंदर में हमारे जो कंठ है उससे कंठव्य बना। ठीक है। नाक के नीचे का हिस्सा, नाक के नीचे के हिस्से को मूर्धा कहते हैं
और मूंछ के नीचे के हिस्सा को तालु कहते हैं। दांतों से टकराता है तो दंतव्य बनता है, और होठ मिलते हैं तो ओष्ठ्य बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के अंदर की इंद्रियों को छूकर बाहर निकलता है तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इस स्पर्श व्यंजन के देखा जाए तो 25 प्रकार का स्पर्श वर्ण माना जाता है। ठीक है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है वो आपकी हवा कंठ को छूकर निकलती है तो उसे कंठव्य या वेल्लर या युवलर के नाम से पुकारा जाएगा। तो क ख ग घ अंगा ये हमारे लिए 5 वर्ण हैं जो कंठव्य की श्रेणी में आते हैं। चूंकि इस वर्ग की शुरुआत क से हो रही है इसलिए कैटेगरी को क वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इसे हम स्फोट ध्वनि भी कहते हैं। इसे व्यंजन को स्फोट ध्वनि कहते हैं। इसे वर्गों में बांटा गया है इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। न केवल स्पर्श कहते हैं बल्कि इसे वर्गीय व्यंजन या स्फोट ध्वनि के भी नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा कंठ को छूकर बाहर निकलती है तो उसे कंठव्य कहा जाता है। जब जिह्वा तालु को स्पर्श करती, तालु मतलब मूंछ के नीचे का हिस्सा। शरीर के अंग में आकृति अलग अलग है ना। शरीर के अंगों के आधार पर पहले कंठ पड़ता है, फिर हम आगे आते हैं तो मूर्धा पड़ता है, फिर आगे आते हैं तो तालु पड़ता है, फिर मसूड़ा, फिर दांत, फिर होठ पड़ता है। लेकिन अगर हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले कंठ का उच्चारण होता है तो कंठव्य और वर्ग का नाम क वर्ग कहलाता है। जब हम च छ ज झ इया कहते हैं तो जिह्वा तालु को स्पर्श करती, पैलेटल है ना, मतलब मूंछ के नीचे के हिस्सा को स्पर्श करती है तो इसे हम तालव्य कहते हैं और इसमें हम च वर्ग के नाम से पुकारते हैं। जब हम ट ठ ड ढ ण कहते हैं तो जिह्वा का अग्र का हिस्सा हल्का सा मुड़ जाता है। जिह्वा का अग्र का हिस्सा हल्का सा मुड़ जाता है और थोड़ा पीछे की ओर जाता है और ऊपर कुछ ठोक रहा है ऐसे महसूस होता है तो नाक के नीचे को वो ठोकता है। ट ठ ड ढ ण जब हम च छ ज झ कहते तो दंत मूल को छू रहा होता है ना। लेकिन ट ठ ड ढ ण कहते तो जिह्वा थोड़ा अलग, क्योंकि हमारी जीभ हमारी तालु ऐसी है ना। जब हम अमरूद वगैरह खाते हैं, कोई हार्ड चीज़ खाते तो तालु छिलता है ना। अगर हम अमरूद खा रहे हो तो तालु छिलने लगता है ना। अगर हम कोई कड़ी चीज़ खाते तो तालु छिल जाता है। चाय बहुत गर्म पीते तो तालु जलता है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा गहरा होता है इसलिए उसमें कोई हरकत नहीं होती, वो जलता भी नहीं है, वो ठोकाता भी नहीं। लेकिन हम ट ठ ड ढ ण कहते हैं तो जीभ थोड़ी सी पीछे जाती है और ऊपर ठोकता है तो इसे हम रेट्रोफ्लेक्स या मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, जिसका वर्ग का शुरुआत ट से होने की वजह से ट वर्ग का वर्ण कहा जाता है। ठीक है। जब हम त थ द ध न कहते हैं तो जीभ दांतों के पास आकर रुक जाती है। त थ द ध न कहते हैं तो जीभ दांतों के पास आकर रुक जाती है, इसलिए इसे त वर्ग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपका डेंटल। जब हम प फ ब भ म कहते हैं तो जीभ नहीं बल्कि होठ एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं, इसलिए ये ओष्ठ्य बन जाता है। क्लियर हो गया? और इस तरह क च ट थ प कितने प्रकार के वर्ग हो गए? 5 प्रकार के वर्ग। इस कैटेगरी में कितने लेटर हो गए? 5 लेटर। तो 5 5 25, तो 25 हमारे लिए स्पर्श वर्ण हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो 5 पंचे कितने वर्ण हो गए हमारे लिए? 25 वर्ण। ठीक, अब आते हैं इसी में आगे। प्रत्येक वर्ग के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, इनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है। और मैंने अभी बताया था अयोगवाह कि स्पर्श वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वर में लिखने की परंपरा है, इसलिए प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ये कई बार आपको पूछा जा चुका है। अभी आपके एसआई में भी पूछा है ये प्रश्न, है ना। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अनुनासिक के वर्ण। अभी ये एसआई के एग्जाम में आपको पूछा गया है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक के वर्ण कहते हैं, जिसको एक अनुस्वर में लिखने की परंपरा है। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, पहला से लेकर आपका चौथा वर्ण,
ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है। आगे बात समझ में? मोस्ट ऑफ लेटर हैं जो हाफ लेटर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम हिंदी में गंगा लिखें तो इस रूप में लिखेंगे, लेकिन संस्कृत में अगर लिखें तो वो आधा अक्षर में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए उसके नीचे हलंत लगाया जाएगा। हम संस्कृत में पंचम हिंदी में इस रूप में लिखते हैं, संस्कृत में उसे अर्धाक्षर में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अगर आप कहते हैं जैसे कि पंडित हिंदी में, अब लेकिन अगर संस्कृत की बात की जाए तो अर्धाक्षर में लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर वो मंद कहता है तो हम हिंदी में इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। जब वो आपका माँ कहता है तो संवाद कहकर इस रूप में भी लिख सकते हैं, और संपूर्ण कहकर इस रूप में भी लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में? लेकिन इनमें से कुछ वर्ण हैं जिसे अर्धाक्षर में लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि आपका अंगा को नहीं लिख सकते आधे अक्षर में, हम झंडे का झ को नहीं लिख सकते आधे अक्षर में, छाते के छ को आधे अक्षर में नहीं लिख सकते, साथ में ट ठ ड ढ इसे आधे अक्षर में नहीं लिखा जा सकता है, न ही आपके दवात के द को आधे अक्षर में लिखा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब उद्भव लिखना है तो हम क्या कहते हैं? द के नीचे हम क्या लगाते हैं? एक हलंत लगाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कहता है एग्जाम्पल में उच्च श्वास कहता है तो हम छ को आधा अक्षर में कभी नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। जब आपको लिखना होता है पट्टी तब एक हलंत लगाया जाना जरूरी है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कहता है पगडंडी है ना, तो हमारे लिए डंडी लिख रहे हैं, लेकिन अगर इसी को अगर कहता है उड्डयन, अगर इसी को कहता है उड्डयन तो यहाँ पर हमारे लिए एक हलंत का लगाया जाना जरूरी है। आगे बस समझ में? ठीक। अगली बात, इसी में से डमरू का ड और ढक्कन का ढ। ठीक। डमरू का ड और ढक्कन का ढ, ये हमारे लिए कुछ अलग ही व्यंजन के नाम से पुकारे जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारे लिए द्विगुण व्यंजन। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। इसे द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। ठीक है। इसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं। इसे फ्लैप कॉन्सोनेंट या टैप कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है। तो डमरू का ड और ढक्कन का ढ, इसे उत्क्षिप्त वर्ण, या हम इसे द्विगुण व्यंजन या इसे द्विस्पृष्ट व्यंजन के भी नाम से पुकारते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और झटके से उसे छूकर फट से नीचे आ जाती है। झट से फट से नहीं बोल सकते, मतलब जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके से नीचे आ जाती है तब उसे उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। इस व्यंजन का उच्चारण करते समय खासियत ये होती है ऐसा अलग तरह से मुंह से कुछ बाहर फेंका जा रहा हो, इसलिए इसे उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। क्लियर हो गया? उत्क्षिप्त वर्ण की खासियत में सबसे पहले हम डमरू के ड को लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे नव विकसित वर्ण या इसे नव निर्मित वर्ण के भी नाम से पुकारते हैं। इसका इस्तेमाल केवल हिंदी में होता है ना। इसे हम हिंदी में कहेंगे जब ड से अड़ा और ढ से अढ़ा बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक। तो डमरू का ड, सबसे पहली बात ये हमारे लिए कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। डमरू का ड कौन सा वर्ण है? मूर्धन्य। मूर्धन्य का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है, ट ठ ड। क्लियर हो गया? डमरू का ड मूर्धन्य वर्ण है, और मूर्धन्य में कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। और किस प्रकार का वर्ण है? निरोनुनासिक्य है। कौन सा वर्ण है? निरोनुनासिक्य। ठीक है। जब ये प्रथम वर्ण अक्षर में है, जैसे कि आपका डामर कहता है, डमरू कहता है, डफली कहता है, ठीक है, डमडम कहता है, तब ये हमारे लिए ड का प्रयोग है। क्लियर हो गया? लेकिन कभी कभी सिचुएशन होती है कि व्यंजन के सबसे अंत में आ जाता है,
कभी कभी वर्ण के बीच में आ जाता है तो एक बिंदी जो देखने वाली बात है कि अंगा में बगल में है, ठीक है। अंगा जो है और डमरू के ड में अंतर क्या है कि अंगा जो है ये आपका पंचम वर्ण है, ठीक है। ये हमारे लिए आपका अनुनासिक्य वर्ण है, ठीक है। और ये कौन सा वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का, ठीक। डमरू के ड में कोई बिंदी नहीं, अंगा में एक बिंदी है, ठीक है। ऐसी ही एक बिंदी कहाँ आ जाती है? डमरू के ड के नीचे, है ना। और इसका उच्चारण क्या सुनाई देती? अड़। क्या सुनाई देता है? अड़। अब कंफ्यूजन है अड़ा में, इसमें न साउंड सुनाई देता है, अड़ा सुनाई देता है, ठीक है ना। ये अड़ा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब वो कहता है एग्जाम्पल के तौर पर लड़ाई, इसी प्रकार झगड़ा, इसी प्रकार कीड़ा, इसी प्रकार जूड़ा, पीड़ा, थप्पड़, कंकड़, पापड़ कहता है, तो ये किस में बदल जाता है? ड से अड़ा में। इसका परिवर्तन किससे हुआ है? संस्कृत में तत्सम से तद्भव बदलते समय, ध्यान रखिएगा, संस्कृत के शब्द में तत्सम से तद्भव बदलते समय टमाटर का ट बिकम्स टू अड़, इसलिए करकट से कंकड़ बन जाता है, परपटी से पपड़ी बन जाता है, कीट से कीड़ा बन जाता है। देखिए कीट है संस्कृत का तत्सम में, हमारे लिए क्या बन जाता है? कीड़ा। परपटी है संस्कृत में तत्सम, हमारे लिए क्या बन जाती है? पपड़ी। क्लियर हो रहा है? ठीक, आ रहा समझ में? तो डमरू का ड से क्या बन गया हमारे लिए? अड़। सुनाई कैसे देता है? असाउंडिंग इफेक्ट, इसलिए लड़ाई, झगड़ा, जूड़ा, कीड़ा, पीड़ा, थप्पड़, पापड़, कंकड़ का उच्चारण होता है। अगला आता है हमारे लिए आपका ढक्कन का ढ। ढक्कन का ढ की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर टमाटर के ट और ठठेरे के ठ से टकराता है। टमाटर के ट में गोला नहीं है, ढक्कन के ढ में गोला है। असम में ठठेरे के ठ में पूरा गोला है, ठीक है। लेकिन ढक्कन का ढ क्या है? ढक्कन का ढ हमारे लिए ट वर्ग का वर्ण है। कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण, ट ठ ड ढ, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये निर्नुनासिक के वर्ण है, ठीक है। आगे समझ में? ठीक। जब वो कहता है ढमढम, अगर कहता है ढोकला, ठीक है, अगर कहता है ढक्कन, तो किसी प्रकार की कोई बिंदी नहीं। लेकिन जब किसी वर्ण के बीच में आता है या शब्द के अंत में आता है तो एक बिंदी जो ढक्कन के ढ के नीचे आ जाती है और ये बन जाता है अढ़, और इसका साउंड क्या सुनाई देता है? ह। इसलिए जब आप लिखते हैं पढ़ाई, है ना, तो ह साउंड करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार चढ़ाई, ह साउंड करते हैं। बढ़ई, अ साउंड करते हैं, ह। तो बढ़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ी, है ना, तो क्या साउंड सुनाई देता है हमारे लिए? ह साउंड सुनाई देता है। और इस तरह 25 प्रकार के स्पर्श वर्ण थे। 25 प्रकार के स्पर्श वर्ण थे कि 5 वर्ग में 5 वर्ण से कितने वर्ण थे? 25। अब 2 मिला दिया हमारे लिए तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27। क्लियर हो गया? ठीक, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27, ठीक है। तो इसमें आपके डमरू का ड और ढक्कन के ढ को हम क्या कहते हैं? द्विगुण, 2 गुण हैं। 2 बातें स्पष्ट कर रहा है। जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा दंत मूल को ऊपर छूती है और झटके से नीचे आ जाती है तो उसे उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। इसे हम फ्लैप कॉन्सोनेंट या टॉप कॉन्सोनेंट के नाम से भी, इसे टैप कॉन्सोनेंट के नाम से पुकारते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब आते हैं आगे। आगे है हमारे लिए आपका अंतःस्थ व्यंजन जिसे सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। टाइम क्या हुआ? अरे कल बताऊं इसको? ठीक, इसको कल बताऊं और फिर कल ही मानक वर्तनी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब इतना समझ में आ गया स्वर की कैटेगरी पूरी। ठीक, इसको मैं कल बताऊंगी और मानक वर्तनी भी कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा शब्द विचार शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।